In the previous class we are doing our electricity and in the electricity हमने जो था वो acceleration I think एक मिनट में स्लाइड शेयर कर दूं। यहाँ तक हमने कर लिया था आई थिंक, आई होप। क्या आप लोगों को याद है कि यहीं तक किया था कि इससे आगे पीछे कहीं कर लिया था, जिसमें हमने ए को कैलकुलेट कर लिया था। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था वी क्यू अपॉन एम एल। यहाँ तक कर लिया था ना हमने जी सर, यहाँ तक कर लिया था। आज। जी। अच्छा, इसके बाद अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को एक्सटेंड करते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज इसी से आगे आते रहेंगे। इसमें हमारे पास दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे आगे, जिसको हम एक को हम कहेंगे कंडक्टिविटी और दूसरे को हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी। जैसे परसों शहीद आपने एक क्वेश्चन भी भेजा था कि डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमने ऑलरेडी ओ लेवल में पढ़ ली थी, कंडक्टिविटी नहीं पढ़ी थी। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि अगर रेजिस्टिविटी को मैं लूं तो अगर मुझे कंडक्टिविटी बतानी हो तो कंडक्टिविटी होगी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और अगर मुझे रेजिस्टिविटी बतानी है और कंडक्टिविटी गिवन है तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये दोनों जो हैं ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया। तो इन दो चीजों को आगे हम लेके चलेंगे और इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने आपके हमारे पास फॉर्मूला आ गया था जिसमें हमने फॉर्मूला किया कि A इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी, ए की वैल्यू मैंने ले ली थी कि V Q अपॉन एम एल। ये V क्या था, व्हाट इज V? सलाह। सर, पोटेंशियल ग्रिड डिफरेंस, फिलोसफी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना इज द यस पोटेंशियल। सर। Yesterday we already learned about the potential difference here. And what about the Q? Q is, चार्ज। what is Q? Shahir, are you सर, चार्ज डेंसिटी। charge, not charge density. Charge density is the N, the mu. ठीक है? It is the जी charge. सर। And M is mass and L is length. अब हमारे पास A equals to VQ upon ML आ गया था। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो इक्वेशन है V is equals to U plus AT। अब V is equals to U plus AT अगर मैं लिखता हूं तो U विल बी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि वो स्टार्टिंग जब करेगा स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं जीरो पुट कर देता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यही आ गया। if I want to calculate the velocity of the electrons by which they moved, तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली कि एक्सेलरेशन मेरे पास है वी क्यू अपॉन एम एल। अब मैं क्या कर रहा हूं, v में a की जगह a की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो v इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन एम एल, इट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू टी। टी मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने सिर्फ क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपकी, चलो मैं यहां दोबारा से इसको कर रहा हूं एक प्रॉपर रूटीन पे, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास आपकी आबी जो है वो आ रही है, मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस एटी। यही हमारे पास फॉर्मूला आता है। एक हमारे पास होता है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये भी है हमारे पास। जी सर। अब इन दोनों के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, यानी यहाँ लेंथ होनी चाहिए, इस फॉर्मूले के थ्रू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर लेंथ मेरे पास है तो ऑलरेडी अभी आपने मेंशन किया कि मेरे पास क्या आया था, ए इज इक्वल्स टू, क्या आया था मेरे पास, वी क्यू और एम एल। एम एल। अब एस मेरे पास मौजूद नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं इस वाली इक्वेशन को पुट नहीं कर सकता। हाँ मेरे पास ए तो मौजूद है,
तो अगर ए मौजूद है तो मैं ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी एस की मैं नहीं पुट करूंगा। जैसे मेरे पास एस नहीं है तो उस तरह टी नहीं होगा मेरे पास यहाँ पर। तो दोनों वैल्यूज में से एक अननोन मेरे पास रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया, v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए की जगह ए की वैल्यू वी क्यू अपॉन एम एल इन टू टी, ये पुट कर दिया। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी क्यू टी अपॉन एम एल, ये आ गई मेरे पास। जी सर। अच्छा, अगर इसी चीज को मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो टू ए इंटू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एम एल इन मल्टीप्लाई बाय। एस इक्वल्स टू वी स्क्वेयर हो जाएगा। तो फिर मैं वी स्क्वेयर को अंडर रूट लूंगा, तो अगर मैं उसको अंडर रूट ले रहा हूं तो मेरे पास, अगर उसको मैं अंडर रूट ले रहा हूं तो इसको भी मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, जी सर। स्क्वेयर है ना। तो अगर यहां से मैं अंडर रूट लूंगा तो इसको भी मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो या तो आप ये इक्वेशन लोगे या ये लोगे, तो ये एक सिंपल ये वाली बन रही है, तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। क्योंकि ये एस वाली इक्वेशन तब आएगी जब मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द लाइन भी दिया हो कि भाई डिस्टेंस कितना है। अगर वो डिस्टेंस एल है तो एल के साथ कैंसिल आउट हो सकता है यहां से। ठीक हो गई ये बात। जी। तो अब मेरे जी पास आ गया फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू v। ये जो v है ये वेलोसिटी है, इट इज अ वेलोसिटी। और ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, pd। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इनटू टाइम अपॉन ml। ये मेरे पास हो गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है। कि हाउ आई कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है ना कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक, क्योंकि हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट मौजूद ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट मौजूद होता है तो फिर तो मैं डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूंगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट मौजूद ही ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपने पास यहां पर सिंपल वर्ड्स में, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं होता तो मैं क्या लिखता हूं, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं आपके कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, चार्ज जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है, इनटू टाइम जितने टाइम में कर रहा है, अपॉन एम एल मीन मास ऑफ द चार्ज, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, एंड एल मीन लेंथ, हाउ मच द लेंथ इट्स कवर। तो ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इनटू टाइम अपॉन एम एल। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? जी। आज अब जी अगर ये चीज क्लियर हो गई तो इसमें मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे जाता हूं। स्लाइड्स के अंदर दोबारा से जरा गौर से देखिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास आ रहा है, मैंने ये कर लिया कि सॉरी, मेरे पास यहां पर आ गया कि v इज इक्वल्स टू, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मैंने यहां v लिखा है लेकिन दिस v इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके पास, ये जहन में रखना, ठीक है ना। क्योंकि वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस। अब ऑलरेडी मैंने यहां पर आई की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है कि आई की वैल्यू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मौजूद है। ये रही आई की इक्वेशन कि आई इज इक्वल्स टू एन, एन क्या था आपके पास, ये स्मॉल वाला एन म्यू, जी सर। चार्ज वो है डेंसिटी। नंबर ऑफ सॉरी सलाउद्दीन क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल एन बच्चा, इट इज कैपिटल एन, इट इज अ स्मॉल एन चार्ज। म्यू, ये इट इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है सला, इट इज चार्ज डेंसिटी। ये जो ए है एरिया है, ये जो वी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ई है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया बच्चा। अब ऑलरेडी इस v की वैल्यू हमने यहां निकाल ली कि v इज इक्वल टू वी क्यू टी अपॉन एम एल। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली इस v की जगह ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है I के अंदर, इसकी जगह इसकी ये इक्वेशन पुट कर ली।
V की जगह मैंने क्या कर ली, इक्वेशन पुट कर ली कि भाई V इज इक्वल टू वी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इनटू टाइम अपॉन ml। तो ये जब मैंने पुट की तो मेरे पास आ गया आपके पास I इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस into charge into time upon ml into charge on electron। अब ये फॉर्मूला जो है ये क्वांटिटीज के ऊपर बेस करता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ आई के लिए जर्नल फॉर्मूला यही है बेटा, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। जी। अब इसी को जरा कंटिन्यू करते हैं। इसी के अंदर मैं और इक्वेशंस निकालना चाह रहा हूं। क्या चीजें निकालना चाह रहा हूं मैं इसमें? अब कंडक्टिविटी निकालूंगा कि व्हाट इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मेरे पास क्या आएगी। अब कंडक्टिविटी के लिए मेरे पास यहां से देखो इक्वेशन मेरे पास बनी, इक्वेशन जो मेरे पास बनी है वो ये बनी है कि मेरे पास I इज इक्वल्स टू एन ए इंटू वी क्यू टी अपॉन एम एल। मैं जरा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहा हूँ। ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, चार्ज इंटू चार्ज क्या हो गया, चार्ज स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया मेरे पास चार्ज स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर मेरे पास ये क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, तो ये मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ गई। ये मेरे पास टी है तो ये मेरे पास टाइम आ गया। ये मेरे पास ए है तो मैंने ए लिख दिया। ये मेरे पास वी है तो मैंने वी लिखी, यानी ए और वी को अलग लिख लिया थोड़ा सा, और चार्ज इंटू टाइम इंटू एन ये अलग लिख दिया, अपॉन एम एल सेम एज इट इज लिख दिया। अब जब कंडक्टिविटी होती है ना बेटा, ये जो वैल्यू है मीन ई स्क्वेयर इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू टाइम अपॉन एम, इट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये बाद में वेरीफाई कराऊंगा ये कैसे कंडक्टिविटी की इक्वेशन आई है, जब मैं चार्ज पे जाऊंगा ये वहां वेरीफाई करवाऊंगा। तो कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला होता है या कंडक्टिविटी की जो इक्वालिटी होती है वो होती है चार्ज स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू टाइम अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास होती है कंडक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? कंडक्टिविटी का सैंपल ये, यानी उल्टा रॉ जिसको हम कहते हैं, एक तो रॉ यूं होता है ना इस टाइप के, ये होती है आपके पास रेजिस्टिविटी, इसी के ऑपोजिट हमारे पास होती है कंडक्टिविटी। सिक्स टाइप का लिखा जाता है बट उल्टा रॉ भी इसको कहा जाता है। तो ये कंडक्टिविटी है, तो ये जो इक्वेशन है ये कंडक्टिविटी के इक्वल है आपके पास। तो इसमें से देखो ये मेरी हो बन गई कंडक्टिविटी, ये पूरी इक्वेशन बन गई कंडक्टिविटी। तो अब मैंने क्या कर दिया, वही आई आई आ गया मेरे पास, ये जो पूरी बन गई ये कंडक्टिविटी बन गई। ए वी रह गया, ए वी पुट कर दिया अपॉन एल कर दिया। अब जो आई की वैल्यू है मेरे पास, अब जो आई की वैल्यू बन रही है, इफ दे प्रोवाइड मी द कंडक्टिविटी और दे वांट टू नो अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द चार्ज, तो अगर उसको कंडक्टिविटी गिवन है मुझे और आई कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल डिफरेंस या एरिया या लेंथ में से कोई चीज कैलकुलेट करनी, तो उस टाइम मुझे ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा कि आई इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, लेंथ ऑफ द वायर। ये जो एल है ये लेंथ ऑफ द वायर है। क्लियर हो गई बात? जी। जी सर, clear हो गया। अच्छा अच्छा, सिंपल वर्ड्स में तो कंडक्टिविटी हमारे पास ये है बेटा, सिंपल वर्ड्स में कि ई स्क्वेयर मीन चार्ज स्क्वेयर इनटू ए, आपके पास क्या एन, इनटू एन का मतलब क्या है, अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी गिवन है, इनटू टाइम अपॉन एम। ये तो सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अगर ये चीजें ना गिवन हो, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, एरिया गिवन हो, लेंथ ऑफ द वायर गिवन हो और आई गिवन, या आई, आप आई क्या करो, आई इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू वी इंटू ई। आप इससे आई को कैलकुलेट कर लो। इसके बाद आपसे कहा जाए कि कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एल इधर आ गया तो आई इंटू एल हो गया अपॉन ए वी हो गया आपके पास। तो कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है आपके पास। सही सर। ठीक हो गई बात? जी। जी। आज अब इसी को अगर आगे लेके मैं चलता हूं, तो मैंने आपसे कहा था रेजिस्टिविटी को हम रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर मैं इसको वन अपॉन में लिख लूं, यानी ये जो मेरे पास यहां पर ये लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ इसको मैं अगर वन अपॉन में लिख लेता हूं तो ये रेजिस्टिविटी भी बन जाती है। अब जैसे मैंने कंडक्टिविटी का निकाला कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मैंने निकाला कि एल, जस्ट वेट में
पेन ले लो, I इंटू एल अपॉन ए वी। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो ये बन जाता है ए वी अपॉन आई एल, तो ये बन जाएगा रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब व्हाट इज रेजिस्टिविटी? ओ लेवल में आपने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी क्या चीज है? रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? The like the ability for a material to have resistance. गुड, शाबाश। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए, पढ़ा था हमने। जी सर। जी। तो ये फॉर्मूला भी रेजिस्टिविटी का मौजूद है हमारे पास, बट इफ हमारे पास अगर ये चीजें मौजूद हो तो हम रेजिस्टिविटी इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कंडक्टिविटी मौजूद हो तो मैं डायरेक्टली कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल बना देता हूं तो भी रेजिस्टिविटी आ जाती है मेरे पास। ओके सर। डन। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी में लेके चलते हैं। तो जब मैं इसको अब रेजिस्टिविटी में लेके जाऊंगा तो गौर से जरा देखना, यहां से क्या आ गया मेरे पास, आपके जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई कि I इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ए वी अपॉन एल। अब रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने जब यहां पुट की तो देखो ये मेरे पास आ गई V इज इक्वल्स टू, यानी मेरे पास इससे ये V निकाला मैंने तो ये L यहां चला गया, AL हो गया, और ये रेजिस्टिविटी और A यहां से चला गया तो यहां डिवाइड हो गया, तो V की वैल्यू ये आई मेरे पास। ये मैंने V की निकाली। V क्या है मेरे पास? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मामा था वो था। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई IL अपॉन कंडक्टिविटी A। अब अगर यही चीज है तो मेरे पास देखो ओम्स लॉ ये है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये ओम्स लॉ है ना मेरे पास। जी सही हूँ सर। अच्छा, अब अगर ये ओम्स लॉ है तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। आ गया? जी सर। अब इस V की जगह ये V की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, यानी IL अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी A इज इक्वल्स टू IR। अब ये I और ये वाला I तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला I यहां से यहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब रेजिस्टिविटी रह गई, तो रेजिस्टिविटी मीन सॉरी रेजिस्टेंस रह गया, R इज इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास? L अपॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी A। सिर्फ ये बच, जी जी। सर। यानी यहां से देखो ये I जो है ये इस I के साथ कैंसिल आउट हो गया। व्हाइट पेपर पे जाऊं? हाँ। जी सर। मैंने कहा व्हाइट पेपर पे जाऊं? जी सर। जी सर। जी जी। आज अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे इक्वेशन दी गई थी V इज इक्वल्स टू मेरे पास IL अपॉन कंडक्टिविटी A। अब मुझे पता है कि मेरे पास V इज इक्वल्स टू IR होता है बाय द ओम्स प्रिंसिपल, ओम्स लॉ। अगर ओम लॉ ये है तो मैं इस V की जगह ये V की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो V की वैल्यू आएगी IL अपॉन कंडक्टिविटी A इज इक्वल्स टू IR। ये आ गया। अब ये वाला I जो है इस I के साथ कैंसल आउट हो गया, मेरे पास बच गया RL अपॉन कंडक्टिविटी A इन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। अब जब इसी इक्वेशन को अगर मैं यूं लिख दूं कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू L अपॉन A, और ये जो कंडक्टिविटी है इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 अपॉन कंडक्टिविटी। जी। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। जी लिखा जा सकता। अच्छा, अब ये 1 अपॉन कंडक्टिविटी जो है ये मैंने वेरीफाई किया कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सॉरी, यानी कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया R इज इक्वल्स टू L अपॉन A, और ये मेरा बन गया रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब है मेरे पास फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A।
जो आप फॉर्मूला ओ लेवल में पुट करते थे उसकी ड्राइवेशन आ गई मेरे पास कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। जी सर। जी यहां तक क्लियर होगी ये बात? जी सर। जी अच्छा, अब इसी में रेजिस्टिविटी भी निकाली जा सकती, यानी अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी ऐसे कर दूं, मेरे पास इक्वेशन आई कि R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन ए। डन हो गया। अब अगर मैं ये रेजिस्टिविटी निकालू, ए यहां चला जाएगा, आर ए अपॉन एल हो गया इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। अब आई ऑलरेडी नो दैट रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो ये भी तो कर सकता हूं ना कि मैं यहां पर इसको कर लिखूं कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए। ये भी तो हो सकता है, यानी इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी से ये जो है रेसिप्रोकल बन गया, तो एल अपॉन आर ए हो गया। तो रेजिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला भी पुट हो सकता है और कंडक्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला भी पुट हो सकता है। सही से अच्छे से रेजिस्टिविटी का ओरिजिनल फॉर्मूला वो भी तो फिर हम लगा सकते थे। रेजिस्टिविटी का कौन सा फॉर्मूला? वही PLA वाला। तो P जो है ये रेजिस्टिविटी है ना बेटा, ये जो है ये रेजिस्टिविटी ही है, इसका आर ए अपॉन एल हो गया ना। जी जी सर। ठीक हो गया। तो उसी के थ्रू कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने बना दिया एल अपॉन आर ए। सही सर। ठीक हो गया बेटा। जी जी सर। अच्छा, चलो वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, अब मेरे पास ओम्स लॉ के थ्रू मेरे पास कैलकुलेशन आ गई कि ओम्स लॉ में मैंने क्या कर दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और I में फिर मैंने कंडक्टिविटी निकाली, और कंडक्टिविटी से मेरे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ठीक हो गया, ये पूरी मैंने वेरिफिकेशंस कर ली और इसके अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जो रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ ना बेटा, ये जो अभी हमने ये जो निकाला है R इज इक्वल्स टू एल अपॉन रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, ये भी आगे आपके क्वेश्चन में काम आएगी। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास, फर्ज करो कि मेरे पास इक्वेशन मैंने ले ली V वाली इक्वेशन, तो V वाली इक्वेशन मेरे पास थी V इंटू आई इंटू एल अपॉन कंडक्टिविटी ए, ये मेरे पास आ गया। अब ये जो आपके पास आई है, अगर ये यहां से यहां आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन आई बन गया, तो ये तो R बन गया। सेम उसी तरह इक्वेशन आ गई ना जो मैंने पहले इक्वेशन निकाली थी, वही इक्वेशन आ गई आपके पास। उस तक उसको मैंने ड्राइवेशन की थी, यहाँ पर इन्होंने आई, यहाँ वहां मैंने V की वैल्यू पुट की थी, यहाँ इन्होंने आई को ट्रांसफर करके R बना दिया, बस, और कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया। तो इसके थ्रू भी आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर है। अगर लेंथ ऑफ द वायर कम या ज्यादा होगी, उससे ऊपर रेजिस्टेंस भी कम या ज्यादा होगा। वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपकी लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसी के अकॉर्डिंग ये जो A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जितना जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहेगा उतना उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये जो नोट लिखा हुआ है ना मैंने बेटा, इसको नोट डाउन कर लो, जहन में कंप्लीटली बिठा लो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपके कई क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फर्ज करो, फर्ज करो आपके पास क्या कहा जाता है, आपसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन को थोड़ा सा यहां मैं इंक्लूड कर देता हूं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इसमें कि भाई आपसे कहा जाता है कि भाई हमने एक वायरली वायर को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है, खींचा, खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। लेंथ क्या होगी? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो सर? जी बच्चा, लेंथ इंक्रीज में सर। क्या इंक्रीज होगी? इफ आई स्ट्रेच द वायर तो लेंथ इंक्रीज होगी, इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा जी सलाह?
डिक्रीज डिक्रीज होगा। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट कि इस टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। वो आपसे कहते हैं जी हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच वायर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद मुझे बताओ उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, तो उसके फिर डायमीटर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उसके एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस किस्म की कैलकुलेशन आती है। तो दो चीजें जहन में रखनी है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज each and everywhere is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the area, cross section area। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं एरिया, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वायर है ना, वायर जी तो सर्कुलर शेप में होगी, तो सर्कुल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जब पाई आर स्क्वायर है तो ये आर को मैं लिख सकता हूं पाई इंटू सॉरी आई इंटू डी अपॉन 2 स्क्वायर, लिखा जा सकता है। जी सर। अब अगर इसको मैं और ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4, ये आ जाएगा आपके पास। जी यानी एरिया का एक फॉर्मूला ये आ गया कि पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4। इसको जहन में रखना, आगे के क्वेश्चन में ये काम आएगा मेरे। तो पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4 आ गया, ये एरिया आ गया मेरे पास ऑफ अ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर आ गया। क्लियर होगी ये बात? जी अच्छा चलें आगे चलते हैं, तो मूव करते हैं। तो मूव करने के साथ देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एक वायर है, वायर 1, उसका जो रेडियस है वो रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया आपके पास 2 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2। तो एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम्स। आपसे कह रहे डायामीटर उसका है d, लेंथ है उसकी l। तीन चीजें दी गई हैं, रेडियस रेजिस्टेंस दे दिया गया है 2 ओम्स, डायामीटर दे दिया गया है d, लेंथ दे दी गई है l। यानी मतलब ये हो गया, ये एक शेप बना दी मैंने, इसकी ये लेंथ हो गई है l और इसका डायामीटर हो गया d, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 2r है, 2 पाई है, 2 ओम्स है, सॉरी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वायर इज स्ट्रेच सो द डायामीटर डिक्रीज बाय हाफ। यानी इसको स्ट्रेच किया गया यूं, स्ट्रेच करने से ये क्या हो गया है, इंक्रीज हो गई है, लेंथ इज इंक्रीजिंग। इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग तो डायामीटर हो गया हाफ। यानी पहले अगर 1 था तो अब हो गया 1/2, अगर पहले 2 था तो अब हो गया 1, अगर पहले 3 था तो अब हो गया 1/1.5। बात समझ आई? जी उसने कहा कि हमने क्या कर दिया, वायर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने से डायामीटर हो गया हाफ। अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? देखो सिंपल, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस अगर डायामीटर, डायामीटर का रिलेशन डायरेक्टली किससे बनता है, आपके एरिया से बनता है। जो पीछे हमने एरिया कैलकुलेट किया, पीछे हमने एरिया कैलकुलेट किया कि एरिया विल बी इक्वल्स टू सॉरी एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4। तो इस डायामीटर का डायरेक्ट ताल्लुक आपके एरिया के साथ है। तो जब आपका डायामीटर डिक्रीज हुआ तो एरिया क्या हुआ, एरिया भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो। एरिया भी डिक्रीज हुआ। इफ द एरिया इज डिक्रीजिंग तो हमारे पास आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना डिक्रीज, चाहिए, इंक्रीजिंग जी सर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज होना चाहिए। तो रेशो तो दोनों का सेम है ना। तो अगर आपका एरिया जो है वो हाफ हुआ है तो एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। जी सर। क्योंकि देखो अगर एरिया हाफ हुआ है तो रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ना, यानी इनवर्सली जी सर। प्रोपोर्शनल। तो अगर ये हाफ हो रहा है तो डबल हो जाएगा, अगर ये डबल हो रहा होता तो रेजिस्टेंस हाफ होना चाहिए था। तो एरिया हाफ हो गया, एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस हो जाएगा डबल। तो रेजिस्टेंस 2 पाई है, तो 2 पाई को सॉरी 2 ओम्स है, तो 2 ओम्स को डबल करो कितना आता है, 4 4 ओम्स।
तो इसका रेजिस्टर हो जाएगा 4 ohms। उसको वेरीफाई करने के लिए, यानी उसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई इसका जो रेजिस्टर है वो 4 टाइम बढ़ना चाहिए, 4 टाइम बढ़ना चाहिए। वो कैसे आएगा? अब देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, आपके पास आर इज सबर, एक इस सबको मैं रिमूव कर दूं, दोबारा से इसको करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a। अब ये 1/a जो है इसको मैंने डी पुट कर दिया, डी स्क्वायर, क्योंकि एरिया विल बी इक्वल टू, हमने किया कि एरिया जो है वो क्या है आपके पास, एरिया जो है वो क्या है आपके पास, वो आ रहा है आपके पास एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। तो इस पाई डी स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसको मैंने सिर्फ डी ले लिया, तो डी मैंने यहां पुट कर दिया, तो डी जो है वो हाफ हो रहा है। डी कितना हो रहा है आपके पास? हाफ। हाफ। तो मैंने उसको पुट कर दिया डी अपॉन 2, यानी एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां पुट कर दिया एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। तो अगर एरिया इज टू डी स्क्वायर है तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया, डी अपॉन 2 आ गया। तो ये रेडियस आ गया आपके पास, रेडियस आया ना, 2 to the 4 हो जाएगा ना, जी क्योंकि ये हाफ है ना, जी सर। 4 हो गया। अब अगर 2 to the 4 हो गया तो एरिया डिवाइड बाय 4 हो रहा है, मीन एरिया जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है। एरिया जो है वो कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है? 4 14। क्योंकि देखो डाया एरिया क्या होता है, स्क्वेयरिंग में आता है। यानी सिंपल एक लॉजिक समझाता हूं, अगर मैं लेंथ या डायामीटर लेता हूं तो उसको मैं लिखता हूं मीटर, मीटर में लिखता हूं, मीटर में लिखता हूं बेटा। जी अच्छा चलो इसको जी। थोड़ा सा सिंपल कर लूं, 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते? 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 100 का स्क्वायर लेंगे, 10,000। 10। 100 का स्क्वायर लेंगे ना, जी सर। यहां पर भी वही चीज है कि भाई डायामीटर अगर हाफ हो रहा है तो उसका स्क्वायर बन के एरिया, क्योंकि एरिया स्क्वायर में है, एरिया की जो इक्वेशन आती है वो आती है मीटर स्क्वायर, और डायामीटर होता है मीटर। तो मीटर जब हाफ हो रहा है तो आपका मीटर स्क्वायर जो है वो 4 टाइम होना चाहिए। यानी मीटर क्या है, सिर्फ मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर बनेगा तो एरिया बनेगा ना, डायामीटर का स्क्वायर बनेगा तो एरिया बनना चाहिए ना। बात समझ आ रही है बच्चा? जी हेलो, दोबारा से जरा समझा रहा हूं। इफ वी हैव a area, then the equation of area mean the unit of area is meter square, and about the diameter, diameter is equals to meter. If we half the meter, so it will be cut in the portion, mean the 2 portion, half mean the 2 portion, meter will be half meter and half meter. But when I convert the meter into the meter square, then we take the square of the meter na, in meter square. yes So if I have the diameter only, mean diameter d upon 2, d upon 2 in the equation na, d upon 2 in the equation. If d upon 2 is equal to the radius, because the radius will be equals to d upon 2, not the d square upon 2. जो रेडियस है वो इक्वल है डायामीटर अपॉन 2 के। बात क्लियर हुई यहाँ पे? जी सर। जी अब रेडियस की जगह मैंने d अपॉन 2 पुट कर दिया, तो d अपॉन 2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वो आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वेयर अपॉन 4। इससे पीछे स्लाइड में मैंने वेरीफाई किया आपको कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4, और यानी एरिया के ऊपर जो फैक्ट पड़ रहा है वो 4 टाइम्स पड़ रहा है। एरिया के ऊपर फैक्ट कितने टाइम पड़ रहा है? 4 टाइम्स, यानी इसी वजह से एरिया डिक्रीज हो रहा है 4 टाइम, तो रेडियस इंक्रीज होगा कितने टाइम? रेडियस या रेजिस्टेंस? सॉरी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा 4 टाइम। 8 times।
अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है 4 टाइम तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होना चाहिए 4 टाइम। सही सर। Yes. अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होना चाहिए तो रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ 2 पाई 2 ओम्स, तो 2 ओम्स मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा तो 8 ओम। मीन व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर विल बी डिक्रीज बाय हाफ देन द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। सही सर। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी? नहीं सर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके इस टर्म्स में मीन इस एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आया। बिफोर 2 ईयर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आप लोग करके मुझे सॉर्ट आउट करके भिजवाइएगा, दिखाइएगा कि कहाँ पर आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? ठीक है सर। सर क्लास में भेज दी, उन्होंने अभी तक नहीं दी। सॉरी, मैंने उधर आपके उसमें मैसेज किया था असिस्टेंट को, उन्होंने अभी तक लिंक नहीं दी हमें। किस चीज की लिंक? सर ओल्ड पुरानी वाली क्लास की जो इलेक्ट्रिसिटी की आपने कंडक्ट की थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नहीं तो वो तो चैनल पे उसने अपलोड कर ली होगी ना, चैनल पे चेक कर लो ना। सर चैनल की लिंक मांग रहा था उनसे यूट्यूब के। अच्छा ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा, वो भेज देगा आपको, ठीक है? आज लिंक भेज देगा आपको, सही है। ठीक है जी। सलाहुद्दीन, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसे डाउट जो आप करना क्लियर करना चाह रहे हो? नहीं, नहीं sir. ठीक हो गया जी। शहीद, आपको कोई क्वेश्चन?